नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में पहले चरण का मतदान कल हो चुका है और इस बार रिकॉर्ड 64.69% मतदान हुआ। बिहार ने पहले चरण में इतनी बम्पर वोटिंग कर दी कि आज तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। बिहार के लोगों ने ऐसी वोटिंग कर दी जो आज तक कभी नहीं की गई। और बिहार का इतिहास कहता है कि जब जब 5% या इससे ज्यादा का मतदान बढ़ा है तो सत्ता बदली है। तो इस बार क्या यही होने वाला है? क्या बढ़ी हुई वोटिंग सत्ता परिवर्तन के साफ संकेत दे रही है? बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद किसको फायदा होने जा रहा है? जो वोट प्रतिशत बढ़ा है उससे किसकी नींद उड़ने वाली है? बिहार का चुनावी इतिहास क्या कहता है? इस बार किस तरह के चुनावी परिणाम आने वाले हैं? इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जिस प्रकार से कल से लेकर आज तक भाजपा का लगातार भाजपा प्रत्याशी हो, चाहे वो भाजपा के नेता हो, चाहे भाजपा के डिप्टी सीएम हो, यहाँ तक कि पीएम मोदी तक का विरोध देखने को मिला है कल से आज तक। और कई सारे ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं। उन वीडियोस को लेकर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो युवा है, जो जेंजी है, वो इतना ज्यादा गुस्से में है, तो उसका क्या परिणाम आगे निकलकर सामने आने वाला है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, आपने देखा होगा कि इस बार मध्य प्रतिशत कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है और इसको लेकर के अब बताया जा रहा है कि ये बिहार का चुनावी इतिहास कहता है कि जब भी 5% या उससे ज्यादा का मतदान प्रतिशत बढ़ा है तो बिहार में सत्ता परिवर्तन की लहर दिखाई दी है और सत्ता परिवर्तन हुआ भी है। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा हो पाएगा? क्या इस बार तेजस्वी यादव ऐसा कर पाएंगे? जय संविधान। देखिए निधि, ये जरा साइकोलॉजी समझने का प्रयास कीजिए। जो वोटर है उसकी साइकोलॉजी समझने का प्रयास कीजिए। अगर उसको ऐसा लगता है जैसे 2019 में एक इमोशनल कार्ड खेला गया था पार्लियामेंट चुनाव में। अच्छा, उस पार्लियामेंट चुनाव में पुलवामा का कांड हुआ था। पुलवामा के कांड का को भुनाया गया था। हमारे जो सैनिक बेचारे जिन्होंने शहादत दी थी उनके लाशों को भुनाया गया था। एक इमोशनल कनेक्ट बनाया गया था। और मेरे जितने भी मित्र थे, मैंने तभी ये प्रश्न उठाया था और ज्यादातर लोग 90% लोग उस समय ये मानते थे कि ये बहुत बड़ा हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है इससे देश की बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ गई। और ये पूछना लोग उस समय भूल गए थे कि भैया ये तो प्रतिष्ठा बढ़ी, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। और अगर आपने पुलवामा न होने दिया होता, 350 केजी आरडीएक्स को रोक लिया होता, उसको इंटरसेप्ट कर लिया होता, तो हमारे 40 जवानों की शहादत ना जाती। लेकिन चलिए, इमोशनल लोग हैं, भारतीय लोग जो है इमोशंस में बहुत चलते हैं। तो उस वजह से लग रहा था कि इस बार एक हवा बयार बह रही है, जैसे 2014 में बाहर बह रही थी। और एक आपने 1977 में हम लोगों ने देखा था, बयार बह रही थी नॉर्थ इंडिया, पूरा सभा चट हो गई थी कांग्रेस। अब मुद्दा क्या है भाई? नीतीश कुमार, ये बिल्कुल पक्की बात है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो काम किया, महिलाएं उसको अप्रिशिएट करती हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वो जनरेशन जो पिछले 20 साल 2004 के बाद पैदा हुई है और आप पहली बार वोटर बनने वाली है, वो ये सोचती है कि भाई हमें तो नौकरी चाहिए, हमें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का मौका चाहिए और हमको गुजरात और महाराष्ट्र में जाके नौकरी नहीं करनी, हमको ट्रेनों की तरह, जानवरों की तरह ठूस के नहीं आना। तो अब कम से कम ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो करीब 30-40% है, वो ये सोचने लगी है कि भाई अगर गुजरात के अंदर इंडस्ट्री लग सकती है तो बिहार के अंदर इंडस्ट्री क्यों नहीं लग सकती। आशा है मुझे उत्तर प्रदेश वाले भी शायद इस बारे में सोचेंगे। निधि, खुद सोचो, कॉमन सेंस सोचो। अगर मान लो तुम्हें एक दुकान खोलनी है या किसी को एक दुकान खोलनी है, मान लीजिए, और आप एक ऐसे मोहल्ले में जाते हो जहां 100 दुकानें ऑलरेडी हैं, आप दुकानें वहां खोलोगे या उस जगह खोलोगे जहां एक भी दुकान नहीं है? भाई डिमांड सप्लाई का खेल है। जहां डिमांड है और सप्लाई नहीं है, अगर वहां इंडस्ट्री आप लगाएंगे तो आपकी इंडस्ट्री चल जाएगी। अच्छा, बिहार के अंदर डिमांड है, बिहार के अंदर लोग हैं, बिहार के अंदर जनता है, लेकिन वहां पे इंडस्ट्री नहीं है। तो अगर वहां पे शुगर मिल्स केवल 10 लगा दी जाएं और जितना गन्ना है जिसका मूल्य आज वो 70-80 रुपए में बेच रहे हैं, और हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बाकी जगह 350-300 रुपए मिल रहा है, 5 गुनी आमदनी तो वैसे ही किसानों की हो सकती है। अगर समर्थन मूल्य मिल जाए
जैसे पंजाब हरियाणा के लोग अपना कम से कम धान गेहूं बेच देते हैं, तो वहां समृद्धता कंपैरेटिवली है। लेकिन बिहार के अंदर आपने मंडी समितियां भी खत्म कर दी, आपने किसानों की खरीद भी कम कर दी, और आपने सारी शुगर मिल्स को भी बंद कर दिया। आप क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू 5 यूनिट लगवा सकते हैं, 2 यूनिट नहीं लगवा सकते? क्या वहां पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की चीज, अब मखाना है, और मखाना आप जानती है, जो तालाब के अंदर जो लोग मखाना पैदा करते हैं उनको क्या दाम मिलता है, और अमेरिका के अंदर मखाना क्या दाम मिलता है। आप किसी डाइटिशियन से बात कर लीजिए। अभी किस्मत से अपना वेट कम करने के चक्कर में मैंने एक डाइटिशियन से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा साहब ये मखाना जो है दिन में एक बार कम से कम जरूर खाइए, इतनी ज्यादा गुणकारी। लीची पूरी की पूरी बिहार से आती है। तो वहां पे अगर फल फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स आप लगा दें 4, और वहीं पे हजारों लाखों लोगों को नौकरियां मिल जाए, तो बिहार की तस्वीर बदल सकती है। तो ये युवा तो देखिए सोचता है, भाई बुजुर्ग लोग तो देखिए ये सोचते हैं, उनको तो लगता है नारे वो सब देख रहे हैं, वो अपना पार्क में जाके हमारे जैसे बुजुर्ग बैठ जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, वहां उनके दिमाग को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। लेकिन युवा तो ये नहीं सोचता ना, युवा तो सोचता है कि भाई उसको अपने माता पिता के ऋण से उऋण भी होना है, अपने परिवार को भी पालना है, और जीवन में अच्छा वो भी चाहता। तो ये जो इमोशन है, तो इस बार कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इमोशनल फैक्टर है, जिससे लोग इतने ज्यादा उत्साहित हो गए कि 10% वोटिंग बढ़ गई? तो उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि लोगों को लगा कि भाई देखिए, गुजरात के अंदर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते जा रहे हैं, किसी स्टेट के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगने दे रहे, और अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो उनके माध्यम से, राहुल गांधी के माध्यम से, और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं, आज के तारीख में राहुल गांधी ने एक ऐसी इमेज भारत की कि भाई अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट करना है, बिहार के अंदर कीजिए। बिहार के अंदर अगर 50 इंडस्ट्रियल यूनिट्स लग जाए, बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। तो जो युवा है, जो भविष्य की तरफ देखता है, हम बुजुर्ग लोग पास्ट की तरफ देखते हैं, और जो युवा है वो भविष्य की तरफ देखता है, तो एक आशा की किरण लोगों को दिखाई पड़ रही है। फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं लिख के दे रहा हूं, और उन्होंने लिख के दिया कि मैं एक सरकारी नौकरी घर में दूंगा और 2 महीने के अंदर दूंगा। अच्छा, पिछली बार भी उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, 17 महीने के अंदर 5 लाख नौकरियां दी, और बिना पेपर लीक के दी। भाई आश्चर्यजनक घटना नहीं है क्या? क्या युवा इसके बारे में नहीं सोचता है कि जहां पे आपके आज की तारीख में सारे पेपर लीक हो रहे हैं, वहां पे 17 महीने में बिना पेपर लीक के 5 लाख नौकरियां मिल गई। तो इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसको वो दिखा रहा है कि वो जो कह रहा है वो कर देगा, और करना संभव भी है। पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अच्छा, राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अलग अलग समाज के वर्गों से संबंध स्थापित किया है, और उनको ये आश्वासन दिया, फिर एक लॉ एंड ऑर्डर, जंगल राज जंगल राज। अच्छा, मोदी जी हो हमेशा जंगल राज जंगल, अरे यार जंगल राज की बात जो लोग आप कर रहे हो, क्या ये जो आप 3-4 महीने से अंदर देख रहे हो, जो आपने मोकामा के अंदर देखा, जो आपने पटना के हॉस्पिटल में देखा, जो आपने वहां के व्यवसायी, जो सबसे बड़ा व्यवसायी है, उसकी हत्या होते हुए देखा, तो आपको ये जंगल राज से बदतर कौन सा राज हो सकता है? भाई एक नीतीश कुमार की इमेज है, लेकिन आप ये भी जानती हैं, आपको खबरें मिली होंगी, गांव गांव एक नारा चला, तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि जेडीयू की सीटें बढ़ जाएंगी, आरजेडी की सीटें बढ़ जाएंगी, और सबसे ज्यादा इसमें लाभ किसको होगा? वो कांग्रेस को होगा। देखिए, कांग्रेस की सीटें भी इस बार अच्छी खास, जबकि उनको वो सीटें नहीं मिली है जो जीतने योग्य है, लेकिन उनकी सीटें बढ़ेंगी। कारण क्या है? जो ये यूथ है, जो 40% यूथ है, जो अपने माता पिता को भी कन्विंस करता है, मां से कहता है या 10,000 रुपए तुम्हें लोन मिला है। अच्छा, एक गांव के अंदर अगर 2,000 की आबादी है और 20 औरतें वो सिलाई मशीन लेके बैठ जाएंगी, कपड़े सिलने लग जाएंगी, तो कपड़े ही सिलेंगी, सिलवाएगा कौन? सभी सिलेंगी अपना ही कपड़ा। जैसे होता था ना, एक किस्सा सुना देता हूं, मुझे याद आ गया। एक मां के 2 बड़े निकम्मे बेटे थे। अब निकम्मे बेटों का मैं वर्णन नहीं करूंगा, वरना कहेंगे कि वो इधर से उधर से कनेक्ट कर लेंगे। तो 2 निकम्मे बेटे थे, तो ये कुछ करते नहीं थे। माँ बड़ी परेशान थी, कहने लगी कि तुम जो है कुछ करते नहीं हो, कुछ कमाते नहीं हो, खाते रहते हो, 9 मन क्या एक कहावत है ना, 9 मन अनाज के, काम के न काज के, 9 मन अनाज के। तो पहले हम जमाने में हम लोगों को भी सिर्फ माँ ताना देती थी, ऐसे ही डांटती थी। तो वो दोनों बेटों ने कहा कि नहीं माँ, ऐसा है कि अब हम पैसा कमाएंगे। तो माँ ने दोनों को एक एक टोकरी में एक वो दे दिया, अमरूद दे दिया, और एक को एक पेटी में दूसरा फल दे दिया।
अच्छा, दोनों को कहा कि बाजार जाओ, ये बाग से तोड़े हमने, 100 रुपए का खर्चा आया है, इसे बेचो, 400 रुपए लेके आना। दोनों बेटे अपनी अपनी टोकरी लेके निकल लिए। अच्छा, शाम को लौट के आए, टोकरी खाली। माँ बड़ी खुश हुई। माँ कहने लगी कि इसका मतलब यह है कि तुमने सारे फल बेच दिए? उन्होंने कहा हाँ बेच दिए। कि पैसे कहाँ है? पैसे तो है नहीं। कह रही पैसे अगर नहीं है और तुमने सारे फल बेच दिए तो किया क्या तुमने? कहने लगे साहब कुछ नहीं, भैया के जो फल थे वो मैंने खा लिए और मेरे फल भैया ने खा लिए। उसके मैंने खरीदे, मेरे उसने खरीदे, दोनों ने आपसे भी निपटा दिया। तो इस प्रकार के लोग हैं। अरे यार, जो आप ये समझिए ना, आज की तारीख में केरला प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा है, तेलंगाना बढ़ रहा है, आंध्र प्रदेश बढ़ रहा है, कर्नाटका बढ़ रहा है, महाराष्ट्र बढ़ रहा है, गुजरात बढ़ रहा है। ये जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के पैर जमे हुए हैं, जहां जहां पड़े पैर संतन के, वहां वहां हुए बंटाधार। मध्य प्रदेश बर्बाद, कोई इंडस्ट्री नहीं लग रही। उत्तर प्रदेश बर्बाद, राजस्थान बर्बाद, इंडस्ट्री नहीं लग रही। तो प्रश्न ये है कि ये जो हो रहा, अच्छा उसके बाद एक और चीज देखिए आप, आज के तारीख में पूर्णिया की मीटिंग देखिए आप। अभी तेजस्वी यादव वहां पे हैं। निधि, बड़ी बारीक चीजें हैं लेकिन बड़ी अच्छी चीजें। एक अफवाह फैलाई गई थी कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव में भिड़ी हुई है। तेजस्वी यादव पप्पू यादव को देखना नहीं चाहते। आज वहां मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, आईपी गुप्ता और संतोष कुशवाहा हाथ में हाथ डाले खड़े हुए हैं। मतलब ये जो गोदी मीडिया एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था कि साहब बिल्कुल तनी हुई है महागठबंधन के अंदर आज, और वो एरिया है जहां पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पप्पू यादव जीते हैं और अच्छी, और संतोष कुशवाहा के अगेंस्ट जीते। संतोष कुशवाहा भी उनके साथ हैं। तो जितनी भी उस एरिया की सीट्स हैं, आप बताइए। अच्छा, फिर आईपी गुप्ता, सबसे पहला नारा लगवाया पप्पू यादव ने, वो आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। क्योंकि वो ये समझ गए हैं, मुकेश सहनी जिंदाबाद। तो वो समझ गए हैं कि हमारे को जो सबसे ज्यादा जिन वोटों को आकर्षित करने की आवश्यकता है वो अति पिछड़ी जात है और अति दलित जात है। भाई सवर्णों का पता है, हमारे जैसे सवर्ण है जिनको लोग पागल भी कहते हैं, सिरफिरा भी कहते हैं, लेकिन देखिए हम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिपाही हैं, हम तो महात्मा गांधी के सिपाही हैं। कोई कुछ कहे कि तुम ब्राह्मण नाम पे कलंक हो, सवर्ण नाम पे कलंक हो, जो कहना है कहें। हम तो देश के अंदर सामाजिक न्याय चाहते हैं, 142 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह मानते हैं। लेकिन जो पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, आईपी गुप्ता, इन लोगों ने पूर्णिया के अंदर करके दिखाया है, इसका इतना बड़ा प्रभाव होगा। और वोट बढ़ने की मतलब यह है कि यूथ ने अपने परिवार वालों को वोट डालने के लिए भेजा है। और एक चीज और नोट कीजिए आप, जो अभी तक के सर्वेज मैंने देखा है, इस बार मुस्लिम कंसोलिडेशन 100% है। 100% है। पहले 90% होता था, इस बार 100% है। और आप ये देखिएगा कि जिस प्रकार से जो अफवाहें फैलाई गई, ये अपने राहुल भी, प्रियंका भी, और ये नवजोत सिंह सिद्धू भी, मतलब सारे लोग बड़े बड़े दिग्गज जो हैं। लेकिन ये गोदी मीडिया दिखाने का प्रयास कर रहा है कि महागठबंधन कुछ काम नहीं कर रहा, केवल मोदी जी जाके, अरे मोदी जी के जुमलों से लोग परेशान हो गए। बिल्कुल सर, मोदी जी के जुमलों से तो लोग परेशान हैं और उसकी वानगी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन बीजेपी अभी जो हम कह रहे हैं, क्योंकि दोनों दल अपना अपना दावा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी लिखा है कि भाई जो वोटिंग हुई है वो हमारे फेवर में हुई है, इसीलिए ज्यादा वोटिंग हुई है जो, और तेजस्वी यादव भी वही कह रहे हैं। और हमने देखा भी है कि जो बीजेपी है वो भी अपने मतदाताओं को बूथ तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कल तो देखा था आपने, तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर किया था कि बीजेपी हरियाणा से फ्री टिकट देकर अपने मतदाताओं को स्पेशल ट्रेन से बिहार बुलाकर वोट डलवा रही थी। तो चुनावी मैनेजमेंट में तो बीजेपी बहुत ही आगे है। अब ये मतदान प्रतिशत किसकी वजह से बढ़ा है, किसको फायदा है, किसको नुकसान है, ये तो पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी है और राहुल गांधी भी लगातार जनता को जागरूक कर रहे हैं। वोट चोरी को रोकना है और ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है और बिहार को बदलना है। विपक्षी नेताओं ने भी आक्रामक रुख अपनाया है और पीएम मोदी और बीजेपी तो कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। तो अब आप क्या सोचते हैं कि बिहार में ये जो पहले चरण में 9% ज्यादा मतदान हुआ है पिछले चुनाव के मुकाबले, इससे किसको फायदा हम देख सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी भी है और महागठबंधन में दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। और बीजेपी में भी क्योंकि ऐसा हुआ कि देखिए अपने वोटरों को बूथ तक पहुंचाने की भरसक कोशिश की, और साथ ही साथ आपने देखा ही था कि उनके जो एक नेता थे वो तो साफ तौर पर कह रहे थे कि ले जाओ और अब बीजेपी को वोट डलवाओ। तब हम कैसे मान ले कि ये सत्ता विरोधी लहर है?
भाई निधि, एक चीज ये बताओ कि ये आपने कहा कि बूथ मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है बीजेपी, बूथ मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। प्रचार भी वो केवल नौटंकी के लिए करते हैं, प्रचार भी वो नौटंकी के लिए करते हैं। उनका सारा का सारा जो इलेक्टोरल रोल है उसमें हेरा फेरी से वो चुनाव जीतते हैं। और ये बात सिद्ध हो गई हरियाणा से। भाई देखिए, अगर वहां ब्राजील के लोग आके वोट देंगे और मेलोनी आके वोट दे देंगी इटली वाली, और भारत की महिलाओं के वोट कट जाएंगे, जैसे कल ही आपने दिखाया था कि महिलाओं के पास आइडेंटिटी कार्ड है, उनका वोट बना हुआ है, सब कुछ है, वोट डालने नहीं दिया, पहले से वोट पड़ गए। वो है मैनेजमेंट, इसके अलावा कोई मैनेजमेंट नहीं। देखिए, जब बयार चलती है, हवा चलती है, हम लोग भी जानते थे 2014 में बयार इतनी तेज है और मोदी जी ने ऐसे सपने दिखाए हैं। मैं तो देखिए उसके पहले भी शिक्षण करता था, क्लास के अंदर भी मेरा डिस्कशन होता था और 99% बच्चे जो है मोदी जी के साथ हुआ करते थे, लेकिन मैं क्लास में भी पॉलिटिक्स डिस्कस कर लेता था सारे खतरों को झेलते हुए, और मैं कहता था तुम लोग मूर्खता कर रहे हो, अंधभक्त गलत बन रहे हो। लेकिन बयार थी, हवा थी। आज के तारीख में जब हवा होती है ना, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के ले जाती है। अब देखिए एक और हास्यास्पद, विजय कुमार सिन्हा गांव में गए, 400-500 आदमियों ने उनको घेर लिया, उनके कार के ऊपर गोबर फेंका। अच्छा, फिर उन्होंने हंगामा मचा दिया, मेरे पे पत्थर चला, मेरे पे आक्रमण हुआ, फलाना ठिकाना। अच्छा, वहां के डीजी पुलिस जो हैं, जब उनसे गोदी मीडिया ने बात करने का प्रयास किया कि साहब हुआ क्या, अब बताइए, डीजी पुलिस कह रहा है नहीं साहब कोई घटना नहीं हुई, केवल नौटंकी ये कर रहा है, वहां पे तो केवल लोगों ने अपना क्रोध दिखाने के लिए एक डेमोक्रेटिक अपसर्ज था, लोगों ने कहा कि ये क्या सड़कों का हाल है, इसमें से होके जाइए, अपनी गाड़ी निकाल के जाइए। कोई पत्थर नहीं चला, कोई गुंडाई नहीं हुई, कोई बदमाशी नहीं हुई। और गांव वालों के हाथ, अच्छा वो भी जो गोबर था वो गाय का गोबर था, तो गाय का गोबर तो भारतीय जनता पार्टी वाले बड़ा पवित्र मानते हैं, उसका जो सिर पे लेप करते हैं, पूरे शरीर पे लेप करके कहते हैं कैंसर भी ठीक हो जाता है, सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो अगर गोबर किसी ने गाय का गोबर फेंक दिया तो उसमें किसी बुरा मानने, फिर वो आगे बढ़े, वहां पे एक एमएलसी मिल गए आरजेडी के, उनसे उनकी कहा सुनी हो गई। अच्छा, यही इन्होंने विजय कुमार सिन्हा ने एक और धमकी दी वहां पर, 14 नवंबर के बाद तुम लोगों की छाती पे बुलडोजर चलवाऊंगा। अरे यार, तुम्हारे बाप का बुलडोजर है, तुम किसी की छाती पे कैसे बुलडोजर चला दोगे गोबर फेंकने पे? वहां तो तुम बड़े बड़े गुंडे बदमाशों को जो है मर्डर कर देते हैं, उनको बड़ी इज्जत से थाने की तरफ ले जाते हो। बुलडोजर क्या तुम्हारे उसका है? ये लोकतंत्र है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, किसी के भी सीने पे बुलडोजर चलवा दोगे। गुंडों की भाषा, अनंत सिंह की गुंडों की भाषा, उनकी वो जो लल्लन सिंह है उनकी गुंडों की भाषा, घरों से निकलने मत दो। तो देखिए जनता जो है इस गुंडई से परेशान हो गई है, जुमलों से परेशान हो गई है। तो कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है, कोई आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन होता क्या है कि आदमी, जैसे वो आपने पहले भी कहानी सुना चुका हूं, बुढ़िया ने कहा शेर आ गया, शेर आ गया, 100 लोग इकट्ठा हो गए, फिर कहा शेर आ गया, शेर आ गया, 20 आदमी इकट्ठे हुए, तीसरी बार एक भी आदमी इकट्ठा नहीं हुआ। अब लोगों को लग गया ये जुमलेबाजी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव कोई मतलब नहीं रखता है, हिंदुओं को भी नौकरी की आवश्यकता है, मुसलमानों को भी नौकरी की आवश्यकता है। 142 करोड़ लोग हम एक परिवार के सदस्य हैं, और जो गुंडे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं वो गुंडे हैं, हम उनके विरोधी हैं, और जो अच्छे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं उनके साथ हैं, जो भी देशभक्त है। तो लेकिन पूरी की पूरी एक समाज को अलग कर देना और ये कहना कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी अच्छे हैं क्योंकि वो हिंदू हैं, अनिल अंबानी अच्छे हैं क्योंकि वो हिंदू हैं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मेरे लिए एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा हिंदू, एक अच्छा सिख, एक अच्छा ईसाई, एक अच्छा पेरियार को मानने वाला, एक अच्छा अम्बेडकराइट, एक अच्छा सनातनी, एक अच्छा आर्यसमाजी, सब मेरे लिए प्रिय है। बिल्कुल सर, लेकिन मोदी जी को कौन प्रिय नहीं है, इसका एक वानगी जो है उनकी रैली में देखने को मिल गई। और जब बिहार बम्पर वोटिंग कर रहा था, उसी बीच में पीएम मोदी की रैली से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही थी जो मोदी और उनके सारे लोगों को, जो उनकी पूरी टीम है, उनको परेशान कर सकती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया, पहले मैं वो दिखाती हूँ, उसके बाद इस पे अपहरण और से अत्याचार ही पढ़ाया जाता है, और से अपहरण और से अत्याचार ही पढ़ाया जाता है।
तो सर ये वीडियो है कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया है। इस वीडियो में पीएम मोदी मंच पर बोल रहे हैं और एक शख्स दिखाई दे रहा है, हाथ में उसके एक बैनर है जो उसने अपने हाथ से लिखा है कि दलितों पर अत्याचार कब रुकेगा। एक युवक जो है ये मोदी की रैली में घुस गया, पोस्टर दिखाने लगा और इसमें साफ साफ लिखा था कि दलितों के साथ अत्याचार क्यों, जवाब दो। अब ये जो है युवक जैसे पोस्टर दिखा रहा था तो पुलिस वालों की जब नजर पड़ी तो तुरंत वहां पहुंचते हैं, उसको वहां से घसीटते हुए ले जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? क्या मोदी जी अपना विरोध जरा भी नहीं बर्दाश्त कर सकते? क्या आप देश में मन की बात कहने का हक सिर्फ उनका ही है? और आप देखिए कि ये सब कुछ तब हो रहा है, ये जो युवक है, ये जो दिखा रहा है पोस्टर, मोदी जी उस वक्त बोल रहे हैं और से अत्याचार, वो बिहार के पिछले जंगल राज की बात कर रहे हैं, 20 साल पुराने सरकार की बात कर रहे हैं कि लालू राज में जंगल राज था, और से अत्याचार की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जब लिखा हुआ है पोस्टर पर कि दलितों के साथ अत्याचार क्यों, ये जवाब दो, तब उसको घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। तो ये तो बात सही साबित हो गई इसी रैली में कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसने दलितों की बात उठाई है, तो युवक जो है वो दलित ही होगा और उसको घसीटते हुए पुलिस वाले ले जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है खाली मन की बात केवल मोदी जी ही कह सकते हैं? उनकी रैली में इस तरीके के लोग आ ही नहीं सकते अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो युवा है वो दलित ही हो। अगर मैं भी उस मीटिंग में होता तो यही कहता, क्योंकि मेरे दिल को चोट पहुंचती है, मेरे को दिल को चोट पहुंचती है। अगर किसी भी मुसलमान के साथ अन्याय होता है, दलित के साथ अन्याय होता है, आदिवासी के चेहरे पे पेशाब किया जाता है, मुझे दुख होता है। बिल्किस बानो को मैं सिहर जाता हूं जब वो घटना को मैं याद करता हूं। अरे यार, हम हिंदू पैदा हुए, सनातनी पैदा हुए, इसमें हमारा क्या लेना देना है? हो गए, एक परिवार में हो गए, उस परिवार में हुए जो सनातनी था, हो सकता है वो परिवार मुसलमान होता, वो दलित होता, वो क्रिश्चियन होता। तो केवल इसलिए कि मैं एक परिवार में पैदा हुआ मेरे साथ अन्याय क्यों हो? तो मैं भी अगर होता तो ये बैनर लगाता और ये कहता कि आप ये अन्याय क्यों कर रहे हैं, ये इनके ऊपर पेशाब क्यों कर रहे हैं और इनको इस प्रकार से उत्पीड़ित क्यों कर रहे हैं। अरे जितने भी ओबीसी लीडर्स हैं और दलित लीडर्स हैं, उनको किसी ना किसी उपनाम से बदनाम किया गया है। किसी को टोटी चोर कह देते हैं, किसी को चारा चोर कह देते हैं, और ये नहीं समझते हैं कि जो मेहुल चोकसी नीरव मोदी को नहीं कहते क्योंकि अपर कास्ट हिंदू से, अपर कास्ट होने के बावजूद मुझे इस बात से कष्ट होता है। भाई देखिए, जो आदमी अच्छा है, मैं तो टीचर रहा हूं, मेरे लिए कोई मतलब नहीं तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। मेरे लिए मतलब यह है तुम्हारे अंदर मेरिट है कि नहीं। और मैं अध्यापक हूं, मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। प्रियंका गांधी राहुल गांधी की पदया उसको देखिए आप, रोड शो को, प्रियंका गांधी की रोड शो अगर आप ध्यान से देखेंगी, दो लोग आए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बैनर लिए हुए थे, पोस्टर लिए हुए थे, फोटो लिए हुए थे, दूर खड़े हुए थे। प्रियंका ने बुलाओ इसको, और उसको जीप में चढ़वाया। पप्पू यादव भी जीप के बगल में लटक रहे थे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो को सब लोगों को दिखाया। देखिए, ये बड़े नेताओं का कर्तव्य है कि मैसेज दें। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनी ह्यूमन, केवल ये डिफरेंस है कि वो अच्छा है कि खराब है। अगर आप अच्छे ह्यूमन हैं, आप अच्छे ह्यूमन हैं, आपकी जात धर्म से कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी ने, एक लड़का था जो उसे पुलिस वाले पकड़ रहे थे, उसको ले जा रहे थे, राहुल गांधी ने कहा बुलाओ इसको ऊपर। वो 15-16 साल का लड़का था। उस 15-16 साल के लड़के को मंच पे बुलाया, लंच पे बुला के उससे पूछा, मुसलमान लड़का निकला वो। फिर उसने अपनी व्यथा बताई कि साहब ये स्थिति है, बताइए क्या करें। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम ध्यान रखेंगे, वी विल इंश्योर दैट यू गेट जस्टिस। तो राहुल गांधी की एक कला है, वो जब एक मोची के यहां जाके बैठ जाते हैं, उसका जीवन बदल देते हैं। वो मखाने के खेत पे उतर जाते हैं, वो मछलियां पकड़ने में उतर जाते हैं, वो धान की रुपाई में उतर जाते हैं। वो गरीबों को और ऐसे लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि आई एम लाइक यू। और जो नजदीकी लोग हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के, जैसे राजीव गांधी, अनअज्यूमिंग पर्सनालिटी थे राजीव गांधी। राहुल गांधी अनअज्यूम, क्यों, हमें तो मौका मिला 2 घंटे उनके साथ बैठने का। कहीं ऐसी हनक भनक नहीं कि वो बड़े आदमी हैं, बड़े परिवार में पैदा हुए हैं, 3-3 प्रधानमंत्री उनके घर में हुए हैं, जैसे हमारे घर के बच्चे होते हैं वैसे ही वो थे। और ऐसा दूसरे आप देख लीजिए, हमारे माननीय गुजरात के रहने वाले मोदी जी को ऐसा चलते हैं जैसे पता नहीं क्या कहीं का तानाशाह आ रहा है। अरे यार, लोकतंत्र है महाराज, जरा जनता से संवाद कीजिए, जनता से गले मिलिए, जनता के दुर्द दर्द को बांटिए, उनकी बात को समझिए। और अगर कोई भी आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है लोकतांत्रिक रूप से, जो डीजी पुलिस ने कहा है विजय कुमार सिन्हा के बारे में, इट वॉज ए डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, इट वॉज नॉट ए वायलेंट इंसिडेंट। और विजय कुमार सिन्हा बिना बात की नौटंकी कर रहे हैं, इसका मैंने डीजी पुलिस ने समझ लिया। भाई डीजी पुलिस ने, जो एक सरकारी अधिकारी हैं,
इसका माने ही स्पेल्ड द कॉफी. He knows that on 14 November Tejasवी यादव will become the chief minister and he has to follow the law. ये भी मुझे खबर मिली है निधि, वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों से बिहार के 80% डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने मना कर दिया है इस बार कि हम चुनाव आयोग के साथ हेराफेरी में भागीदार नहीं बनेंगे. क्योंकि नहीं बनेंगे? क्योंकि राहुल गांधी ने जैसे हरियाणा की कलई खोली है और जिस दिन ये सरकार बदलेगी हरियाणा के बहुत सारे अधिकारी जेल में जाएंगे, चक्की पीसिंग करेंगे. अभी जो 500-700 करोड़ की इन्होंने आमदनी जमा की है, बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं और विदेशी स्कॉच पी रहे हैं, ये सब जेल में जाके फिर घड़े का पानी पिएंगे और एक टॉयलेट में 50 लोग जाएंगे. बिल्कुल आपने सही कहा सर, लेकिन कल आपने देखा कि कल जिस तरीके की वोटिंग हुई और हमने तमाम वीडियोस दिखाए कि कैसे कैसे धांधली, फर्जी वोटिंग, वोट चोरी और लोगों को वोट देने से रोका गया. तो कल हमने एक और वीडियो दिखाया था आपको, जो 3 लोग थे और तीनों कह रहे थे कि वहां जब हम गए तो उन्होंने कहा आपका वोट पड़ चुका है, जबकि हमारे हाथों में तो स्याही नहीं लगी. उसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी किसी भी कार्यकर्ता या किसी को भेजा, किसी अधिकारी को भेजा और उसने वोट डलवाया. उसके बाद वीडियो बनाया और क्या कह रहे हैं वो लोग, उनका छोटा सा वीडियो पहले मैं दिखाती हूँ. बताइए. शौकत अली. हाथ दिखाइए. हाँ सर देखिए. इलेक्शन हो गया आपका? हाँ हो गया. वोटिंग हो गया? हाँ हो गया. कोई दिक्कत नहीं है? जी नहीं कोई दिक्कत आप नहीं. अपना नाम बताइए. मोहम्मद इरबान. हाथ दिखाइए. वोटिंग हो गया? कोई परेशानी नहीं? आप अपना नाम बताइए. हाथ दिखाइए. वोटिंग हो गया? कोई परेशानी नहीं है? शांतिपूर्ण था, गलतफहमी की वजह से प्रॉब्लम होगी, जी सब जी क्लियर हो हाँ गया? सब क्लियर. कोई दिक्कत नहीं नहीं है? नहीं कोई. संतुष्ट हैं आप लोग? जी हाँ. ठीक है, धन्यवाद. तो सर देखिए, ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड वीडियो, और कल यही लोग कह रहे थे कि हमें भगा दिया गया, हमें वोट नहीं डालने दिया गया, हमसे यहाँ तक कहा गया कि कहीं की जमींदार हो क्या. अब ये नहीं समझ में आता कि पहले किसने और क्यों इन्हें मतदान केंद्र से लौटाया. क्या ये जांच की इलेक्शन कमीशन ने, या केवल इनका वोट गिरवा कर मामले पर पर्दा डाल दिया गया? भाई देखो, ये इलेक्शन कमीशन के नियम बताते हैं, अगर मेरा वोट कोई डाल दे और मैं प्रोटेस्ट करूं तो मेरे को अपना वोट डालने का अधिकार मिल सकता है. उसका उपयोग इन्होंने किया, निशान नहीं लगे हुए थे और ये मानी बात है कि एक प्रकार से धोखाधड़ी इनके साथ हुई थी, इन्होंने वोट डाल दिया. दोनों चीजों में कंट्रडिक्शन नहीं है. पहले इनको मना किया गया, इनका वोट डलवा दिया गया, लेकिन वो 3 वोट तो एक्स्ट्रा पड़ चुके हैं ना. अच्छा एक और चीज समझिए निधि आप, मैं कल एक गोदी मीडिया के डिबेट में गया, वहां डिस्कशन चल रहा था. जब मैंने कहा कि भाई ये ब्राजीलियन मॉडल की फोटो चिपका दी आपने 21 जगह और 21 जगह वोट डलवा दिया, कह नहीं 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 वो तो थोड़ी सी गलती हो गई थी, वोटर असली थे लेकिन फोटो गलत पड़ गई थी. अब ये बताओ निधि, तुम जरा बारीकी तकनीकी समझो. मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूं, साइंस का स्टूडेंट रहा हूं. अगर मान लो जो वो है वोटर लिस्ट है उसमें मेरी फोटो लगी हो, मान लो मेरी फोटो लगी हो, गलती से लग गई 22 जगह. अच्छा वोटर जब वोट देने जाएगा, मान लो तुम वोट देने चले जाओगे, मैं अखिल स्वामी का वोट डालने आई हूं, और वहां तो भैया सारे लोग तुम्हारी फोटो देखते हैं ना. मेरे मैं ऐसे चेहरा उठा के मेरा भी देखा था सारे अधिकारियों ने, तब मैंने वोट, मैं भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर था आज से 50 साल पहले, मैंने भी सबके चेहरे देखे थे. तो अगर मान लीजिए अखिल स्वामी के फोटो लगे होने पर निधि तिवारी ने फोटो कैसे वोट कैसे दे दिया? अगर आप ये कहते हैं गलती से फोटो लग गई तो 21 जगह कैसे लगी और 21 जगहों पे लोगों ने वोट कैसे दे? लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज दिखा देंगे आप, अगर सीसीटीवी फुटेज दिखा देंगे तो पता चल जाएगा कि उस लड़की के नाम पर, उस मॉडल के नाम पे जिसने वोट डाला है वो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है, उसके परिवार. अब राकेश सिन्हा का मामला सामने आ रहा है. राकेश सिन्हा जो राज्यसभा के मेंबर थे, आरएसएस के बड़े आइडियोलॉग हैं, दिल्ली में भी 10 महीने पहले वोट दिया और जाके बिहार में भी वोट दिया. और इतने मूर्ख हैं, इतनी कम बुद्धिमानी है, जबकि प्रोफेसर है, अपनी उंगली दोनों जगह दिखा रहे हैं मैंने वोट दिया है. बिहार में भी वोट दिया है, दिल्ली में वोट दिया है. मेरे ख्याल से तो उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, पति पत्नी को, दोनों को. बिल्कुल आपने सही कहा सर, और आप देखिए कि लगातार इस तरीके की चीजें सामने आती है और चुनाव आयोग फिर किसी ना किसी तरीके से अपनी सफाई पेश करता है, पर उसके बावजूद पोल खुलती हुई पूरी तरीके से नजर आती है. देखते हैं क्या कुछ होता है. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा के लिए. तो आप देख रहे थे आज की चर्चा. जिस प्रकार देख ही रहे हैं आप कि लगातार इस चीज पर चर्चा चल रही है, दोनों ही दल अपने अपने फेवर में बयान दे रहे हैं
कि भाई बम्पर वोटिंग हुई है तो इससे फायदा एनडीए को हुआ है, तो कोई कह रहा है बम्पर वोटिंग हुई है तो इससे फायदा महागठबंधन को हुआ है। और जैसा कि बिहार का इतिहास रहा है कि 5% से ज्यादा अगर वोटिंग बढ़ी है किसी साल में, तो फिर फायदा सीधा सीधा दूसरे पक्ष को हुआ है, यानी कि विपक्ष को हुआ है, और सत्ता परिवर्तन की लहर हमेशा से दिखाई दी है। देखते हैं इस बार इसका कितना असर होता है, क्या कुछ होता है। 14 नवंबर को पता चल जाएंगे नतीजे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसी लगी आपको चर्चा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।